अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। मुल्क में हुकूमत की तब्दीली के मरहले का आज दूसरा दिन है। निगरान वजीर आजम के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज को इत्तफाक राय करना है, जिसके लिए उनके पास 3 दिन हैं और जिसके लिए हर रोज़ एक नया नाम सामने आ जाता है और आज भी आ गया है। जबकि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने शहबाज शरीफ और राजा रियाज को खत लिखकर यह दहानी कराई है कि 12 अगस्त तक उन्हें निगरान वजीर आजम का नाम देना है। याद दहानी कराई है जिस पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि निगरान वजीर आजम का फैसला आज रात या कल तक हो जाएगा। सदर को किस बात की जल्दी है जो खत लिख दिया? खत लिखने से कबल सदर को आइन पढ़ लेना चाहिए था। मेरे बतौर वजीर आजम पूरे 8 दिन हैं, सदर आइन पढ़ें। निगरान वजीर आजम की तकर्री तक मैं वजीर आजम हूँ। आज रात इत्तेहादियों से मुशावरत करूंगा। अपोजिशन लीडर राजा रियाज से आज नहीं तो कल मुलाकात होगी। और अब से कुछ देर पहले वजीर आजम का इत्तेहादियों के एजाज में दिया गया इशाया खत्म हो गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने परसों कौमी असम्बली तहलील करने की समरी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भेजी, जो उन्होंने फ़ौरन मंजूर कर ली थी। यानी कौमी असम्बली 9 अगस्त को टूट चुकी है, जिसके साथ ही वफाकी काबीना भी तहलील हो चुकी है। तमाम निगरान वज़ीर आज़म आने तक शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की दौड़ में कई नाम शामिल हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जो कौमी असम्बली तहलील होने के बाद रेस में शामिल हुआ है। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म के लिए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का नाम भी ज़ेर गौर है, जो अपोजिशन लीडर राजा रियाज की जानिब से तजवीज़ किया गया है। परसों अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने सादिक संजरानी से मुलाकात की, फिर कल सादिक संजरानी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। कल ही के दिन सादिक संजरानी ने PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात की। फिर आज खबर आई कि नून लीग के सीनियर रहनुमा इसहाक डार और एहसन इकबाल ने सादिक संजरानी से मुलाकात की है। इसके साथ ही सीनियर साफ़ी तज़कियाकार सलीम साफ़ी ने ट्विटर पर लिखा है कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी निगरान वज़ीर आज़म की दौड़ में न सिर्फ शामिल हो गए हैं, बल्कि उनका घोड़ा काफ़ी आगे नजर आ रहा है। एक बड़ा घर भी मान गया है। एक तरफ जहां मरकज़ में निगरान हुकूमत कायम होने वाली है, तो दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमत बहरान का शिकार हो गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सूबाई वज़रा के सियासत में मुलव्विस होने की शिकायत के बाद निगरान वज़ीर आला आज़म खान ने वज़रा से इस्तीफ़े तलब कर लिए थे, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ सूबाई काबीना के 19 अरकान और आज बाकी 8 अरकान ने भी इस्तीफ़े दे दिए हैं। अब ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आला अगले हफ्ते नई काबीना का ऐलान करेंगे। इसके अलावा अब से कुछ देर पहले वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की एडवाइस पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सूबाई असम्बली तहलील करने की समरी पर भी दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद सूबाई काबीना भी तहलील हो गई है। क्या वजह है कि नाम अब तक सामने नहीं आ रहा है? हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर और नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। एक नाम अचानक दौड़ में शामिल हुआ है, उनसे आज आपकी भी मुलाकात हुई है, सुना है राजा रियाज साहब की तरफ से है। सादिक संजरानी साहब क्या अचानक दौड़ में बहुत आगे आ गए? शुक्रिया शाहजेब, आज मेरी उनसे यकीनन मुलाकात हुई है, लेकिन ये पार्लियामेंट हाउस में नमाज जुमा हमने इकट्ठे अदा किया था, वहाँ पर मुलाकात हुई। तो उसके बाद मैं उनके पास मुलाकात के लिए गया, तो एक बिल्कुल ये मामूल की मुलाकात थी। लेकिन जैसे कि आपको मालूम है कि निगरान वज़ीर आज़म के चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन के दरमियान पहली मुलाकात हो चुकी है। मैं उस मुलाकात पर आने से पहले क्या सादिक संजरानी साहब ने आपसे कहा कि मेरे लिए ज़रा बात आगे बढ़ाइए, मैं निगरान वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं हुई? उनके साथ जो मुलाकात है, जैसे मैंने कहा, बिल्कुल एक गैर रस्मी सी मुलाकात थी और उसमें कोई इस किस्म की बातचीत नहीं हुई कि उनका नाम तजवीज़ हुआ है या कैसे है। यकीनन राजा रियाज साहब ने उनका नाम अपने पैनल में शामिल किया है, तो इसलिए अब वज़ीर आज़म ने आज अपने इत्तेहादियों के साथ भी मुशावरत की है और हमारे पास अभी 2 रोज़ हैं जिसमें कि इंशाअल्लाह ताला ये फैसला इत्तफाक की राय से उम्मीद है हो जाएगा। ऐसा मगर फैसला वाकई आप लोगों के हाथ में है, क्योंकि अब तो मजाक ये होने लगा है कि राजा रियाज और शहबाज शरीफ साहब जब मिले होंगे तो वो एक दूसरे से पूछ रहे होंगे भाई किसका नाम है निगरान वज़ीर आज़म के लिए, दोनों को भी नहीं पता। यहाँ तक बात पहुँच गई है कि ना सीनियर रहनुमाओं को पता, ना इन दोनों को पता, कहीं और से नाम आना है और निगरान वज़ीर आज़म बन जाना है। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जो एक जमहूरी अमल है, आपको पता है कि ये एक कोलिशन गवर्नमेंट है और हमारे 12 जमातों के इत्तेहाद में फ़ायदा भी है और कुछ ब्रॉड कोलिशन के नुकसानात होते हैं कि आपको इत्तफाक राय के लिए बहुत ज़्यादा मुशावरत करनी पड़ती है, जिससे डिसीजन मेकिंग थोड़ी स्लो भी हो जाती है। लेकिन अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि हमने तमाम मामलात इत्तफाक राय और बामी मुशावरत से तय किए और इसी तरह ये भी इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि बहुत खुश असलूबी के साथ तय हो जाएगा। जो आइन की मुकर्रर करदा लिमिट है उसके अंदर एज लॉन्ग एज हम चल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इतनी स्पेस देनी चाहिए कि तमाम फरीकैन आपस में मुशावरत करें और इत्तफाक राय करें, चूँकि स्पिरिट यही है कि जो नाम आए उसको इत्तफाक राय से पेश किया जाना चाहिए। वैसे बस अब एक खबर ये भी है कि क्योंकि इसहाक डार साहब का अब ऑलमोस्ट कहा जा रहा है कि वो नहीं बनेंगे,
तो मियां नवाज शरीफ का ये इसरार है कि वो कम से कम फिर निगरां वजीर ख़जाना हों, क्योंकि बहुत कुछ शायद इन्वेस्टमेंट्स की मद में आए अरब दोस्त ममालिक की तरफ से, तो क्रेडिट हमें मिले, उनका इसरार है ये। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नवाज शरीफ साहब का किसी नाम पर इसरार नहीं है। ये एक खालिसतन हुक्मरान इत्तेहाद और लीडर ऑफ अपोजिशन के दरमियान है। अलबत्ता ये बात ज़रूर मुल्क के मफाद में होगी कि जो हमने इस वक्त IMF के साथ अरेंजमेंट किया है, हमें 9 माह का ब्रीदर मिला है और ये अगला जो अरसा है इंटरिम गवर्नमेंट का, उसमें वो मोमेंटम लूज नहीं होना चाहिए, पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो जो भी निगरान सेटअप आएगा, अगरचे उसकी बुनियादी जिम्मेदारी तो आम इंतखाबात को शफाफ कराना है, फेयर एंड फ्री कराना है, लेकिन इसके साथ साथ उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये भी होगी कि जिस अरेंजमेंट को और बहाली के अमल को हम करके जा रहे हैं उसके मोमेंटम में किसी किस्म का ब्रेक ना आए, वरना इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत आएगी उसे शदीद मुश्किलात का दोबारा सामना करना पड़ सकता है। तो क्या नून लीग समझती है कि वो ब्रेक ना आने के लिए इसाक डार साहब की कम से कम कंटिन्यूटी ज़रूरी है, अगर बतौर निगरान वज़ीर आज़म नहीं तो निगरान वज़ीर ख़जाना? देखिए, इसका तो इन्हिसार निगरान वज़ीर आज़म के ऊपर होगा कि वो किस किस्म की अपनी काबीना चुनते हैं, और मेरा ख्याल है कि निगरान वज़ीर आज़म के पेश नज़र ज़रूर ये चीज़ होगी कि जो इस वक्त मुल्क की मुआशी सूरत हाल है इसमें तसलसल को कायम रखा जाए और जो पाकिस्तान ने रिफॉर्म्स की हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, और हम जो इस वक्त SIFC के तहत जिस काम का हम आगाज़ कर चुके हैं उसमें किसी किस्म का तातुल ना आए, वो इन्वेस्टमेंट्स जिनकी बुनियाद रखी गई है वो आगे बढ़ें। और फिर इसी तरह आपको पता है कि अभी चीन के नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए थे और CPEC फ़ेज़ 2 का ऐलान किया गया था, उस पर भी हमारा होमवर्क हो चुका है, उसको भी आगे बढ़ाया जाए ताकि हमारे दोस्त मुल्क चीन को, जो बड़ी हमने मेहनत के साथ उनका दोबारा एतमाद बहाल किया है कि हम संजीदा हैं CPEC को आगे ले जाने में, तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि इस तो हो सकता है। और एसरिमा साहब, आप लोग ज़ाहिर ये चाहते थे कि नवाज शरीफ साहब उस वक्त आएंगे, ख्वाजा आसिफ साहब ने तो बाकायदा कहा कि जब चीफ जस्टिस साहब आएंगे जाएंगे तो फिर नवाज शरीफ साहब आएंगे। आप चीफ जस्टिस के जाने का इंतजार कर रहे थे, आज का जो फैसला आया है उससे लगता है कि चीफ जस्टिस साहब आपके जाने का इंतजार कर रहे थे। 53 दिन से फैसला महफूज था और वो अब आ गया है और उनके 35 दिन बाकी हैं, तो आपके लिए काफ़ी खतरात हो सकते हैं 35 दिन में, आप समझते हैं? देखिए, ये एक अफसोसनाक है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। मैं समझता हूँ कि हमें महसूस करना चाहिए, तमाम इदारों को ये महसूस करना चाहिए कि पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, जिस बहाली के अमल में हम दाखिल हो चुके हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और अनसर्टनिटी इज़ द लास्ट थिंग कि जो पाकिस्तान को सर्व कर सकती है। और पाकिस्तान के इदारों पे भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो किसी किस्म के पर्सनल एजेंडा से बालातर होके वो मुल्क के मफाद में फ़ैसले करें। आज जो फैसला आया इस पर मैं सारा दिन मीडिया के तबसरे भी सुनता रहा हूँ, जो लॉयर कम्यूनिटी या कानूनदान हल्के हैं उनके भी तबसरे सुने, तो इसमें बज़ाहिर जो एक प्रामे फ़ैसाई यही लगता है कि पार्लियामेंट के टूटने का, कौमी असम्बली के तहलील होने का इंतज़ार किया गया और इसके बाद ये फैसला सुनाया गया जिसको कि महफूज रखा गया था। अच्छा होता कि जब कौमी असम्बली मौजूद थी तो उसी वक्त फैसला आता तो उस पर असम्बली भी कोई अपना रद्द अमल दे सकती थी। तो ये उसकी मिसाल ऐसे ही है कि आप किसी फरीक के खिलाफ इंतज़ार करें कि उसकी मौत वाक़ई हो जाए और बाद अज़ मर्ग आप उसका फैसला दें, तो फिर उस फैसले की क्या हैसियत होगी। बहुत शुक्रिया। सनी इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर साफ़ी ज़ुल्फ़िकार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, ऐसा हुआ नहीं कभी, मगर इस दफ़ा हो रहा है, सस्पेंस भी अपनी जगह बरकरार है, हर रोज़ एक नया नाम सामने आ जाता है। आपने भी ट्वीट किया कि सादिक संजरानी साहब अब दौड़ में काफ़ी आगे हो गए हैं, ये कैसे बदल रही है सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ? शाहज़ेब भाई, उसकी एक बात की वजह ये है कि ये जिस तरह ये असम्बली जाली थी, इसी तरह अब निगरान वज़ीर आज़म का ये प्रोसेस भी जाली तरीके से हो रहा है। मसलन जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि वो कितने अपोजिशन में हैं और कितने उसके लीडर हैं। अच्छा, फिर हुकूमती साइड से भी
ये इस मरतबा एक नया काम किया जा रहा है। मसलन पहले दोनों तरफ से नाम पब्लिक कर दिए जाते थे, अब ये लीडर इस तरह समझते हैं कि जैसे ये मुल्क इनकी जागीर हो कि ना। ये लोग कहते हैं कि जी हमने अपोजिशन जो इत्तेहादी जमातें हैं उनसे मशवरा कर लिया है, लेकिन ये अभी आप कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी ने जिलानी साहब का नाम दिया है। मेरी मालूमात ये है कि जिलानी साहब का नाम पीपल्स पार्टी ने नहीं, किसी और ने दिया है, किसी और की मालूमात कुछ और होगी। तो ये सारी कन्फ्यूजन खुद इन्होंने क्रिएट कर दी है कि अभी तक ऑफिशियली पब्लिक के सामने और मीडिया के सामने न तो हुकूमत अपने नाम लाई है और न राजा रियाज साहब अपने नाम लाए हैं। फिर जो फैसला करना है वो बेसिकली शहबाज शरीफ साहब ने करना है और मुक़्तदिर हल्कों ने करना है, और किसी हद तक उसमें फिर ब्रेक लगाने का या एनओसी देने का इख्तियार वो नवाज शरीफ को हासिल है और किसी हद तक जरदारी साहब को हासिल है। तो वो लोग इस हवाले से अपने मुंह ही नहीं खोलते, उन्होंने अपने वज़रा तक को एतमाद में नहीं लिया है। तो इसलिए वो मुख्तलिफ ज़राए से, कभी किसी की एक ज़रिए से, फिर इन सब की तरजीहात भी मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो ज़ुबान पे ला नहीं सकते। तो कन्फ्यूजन इसलिए फैली हुई है। मतलब सागदार साहब लिस्ट से बाकायदा माइनस हो गए, या फिर अब नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है कि वो अगर निगरान वज़ीर आज़म नहीं तो फिर निगरान वज़ीर ख़जाना ही बन जाए? देखिए, मेरी तो मालूमात ये थी कि पहले उनकी ख्वाहिश या थी या नहीं थी, लेकिन इसहाक डार साहब का नाम जब सामने आया उसके बाद इसहाक डार साहब का नाम तो ड्रॉप हो गया है, क्योंकि अब खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हुआ तो ये साबित हो गया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदों पे मुश्तमिल हुकूमत बनाने का नहायत बदतर नतीजा निकलता है, क्योंकि वो इत्तेहादी उस पर आपस में लड़ पड़े। और फिर ये कि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि आप रियल टर्म्स में या कम से कम उसका ज़ाहिरी पोस्चर तो ऐसा हो कि जो किसी पार्टी से वाबस्ता ना हो। तो इसहाक डार साहब में तो ये मसला आ गया। फिर अभी जो नाम है, ये बात तो इनकी अब तय नज़र आती है कि जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन कि बंदा ऐसा होगा कि जो उस सेंस में पॉलिटिकल ना हो। अब अब्बास जिलानी साहब या कुछ और लोग तो इस तारीफ पे उतरते थे। अब कल से जो है हमारी मालूमात के मुताबिक, क्योंकि ऑफिशियली तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, किसी ने अपना पसंद नहीं बताया है। मसलन अभी तक आपको जरदारी साहब या बिलावल ने ये नहीं बताया है कि हमारा नॉमिनी कौन है या हमारा प्रपोज करदा बंदा कौन है, और नून लीग ने ये नहीं बताया है, इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट ने भी ये नहीं बताया है। तो कल तक जिलानी साहब का नाम चल रहा था, आज बीच में संजरानी साहब की एंट्री हुई है, लेकिन दरपर्दा हर एक जमात और हर एक ताकत और हर एक इदारा ये कोशिश कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर भी उनकी मर्ज़ी का आ जाए, और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टरशिप अगर नहीं मिलती तो फिर कैबिनेट में और सेटअप में वो अपने लोगों को एकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़ुबान पे भी कोई नहीं ला रहा है पब्लिक में, और एक दूसरे को नाराज़ भी नहीं कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, तफसीलात बता रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से नून लीग किस खतरे में पड़ सकती है, नवाज शरीफ के लिए क्या खतरा पैदा हो सकता है, इसके अलावा पस मंज़र क्या है, सब आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। पार्लियामेंट की तरफ से मंजूर किए गए कानून पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 53 दिन तक फैसला महफूज रखा, और फिर कौमी असम्बली के जाते ही आज महफूज फैसला सुना दिया है। यानी हुकूमत के जाते ही सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती कानून रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट को कलअदम करार दे दिया है, जिस पर अब हुकूमत कानूनी तौर पर रद्द-ए-अमल भी नहीं दे सकती है। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को साबका हुकूमत ने पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी के खिलाफ करार दिया है। जिस कानून के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है वो कानून हुकूमत 29 मई को लेकर आई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में तरामीम की गई थी। नजरसानी की दरख्वास्त को अपील का दायरा कार दे दिया गया था, और नजरसानी की अपील को असल बेंच के बजाय लार्जर बेंच के सामने रखने की मंजूरी दी गई थी। साथ ही आर्टिकल 184(3) के तहत जारी करदा फैसलों पर 60 दिन में नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने की मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा इस कानून का इतलाक तमाम मौजूदा रूल्स एंड रेगुलेशंस और जारी करदा फैसलों पर किया गया था। और फिर इस केस से मुतालिक जो समातें सुप्रीम कोर्ट में हुई हैं, इसका पूरा एक पस मंज़र है, एक दिलचस्प पस मंज़र है।
वो पूरी तफसीलात आपके सामने रखेंगे, मगर उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले का जायजा लेते हैं। 3 रुकनी बेंच का फैसला, जस्टिस एजाजुल एहसन ने लिखा है, उनके फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 1980 के कवायद आइन के आर्टिकल 191 के मुताबिक बनाए गए थे। ये कवायद आम कानून साजी से बुलंद मकाम पर हैं, इसलिए उनमें आम कानून साजी के जरिए तब्दीली नहीं की जा सकती। और जहाँ तक इस कानून के सेक्शन 7 की बात है, जिसमें इस कानून का इतलाक तमाम कवायद और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के फैसलों पर किया गया है, जो सब पर मुकद्दम है। फैसले के मुताबिक हमें इस हकीकत का इल्म है कि कानून को मुस्तरद करने का जो इख्तियार है उसे एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, और एक कानून को उस वक्त तक मुस्तरद नहीं करना चाहिए जब तक कि उसकी एक मुतबादिल तशरीह मौजूद है और जिसे आइन के साथ हम आहंग किया जा सकता है। इसलिए हमने भी इस एक्ट पर एहतियात से काम लिया और इस पर तयशुदा उसूल लागू किए, लेकिन इस एक्ट को आइन के साथ हम आहंग करने की हमारी तमाम तर कोशिशों के बावजूद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि यह एक्ट वाज़ेह तौर पर आइन की मुख्तलिफ शिकों से मुतसादिम है और इसे आइन के साथ हम आहंग नहीं किया जा सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट आइन के खिलाफ है और यह पार्लियामेंट की कानून साजी की सलाहियत से बाहर है, इसलिए इसे कलअदम करार दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस एक्ट को कलअदम करार देने के बाद साबिक वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, जिनकी सरबराही में यह कानून ड्राफ्ट हुआ था, उन्होंने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी पर आंच आई है और पार्लियामेंट की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर फैसला सुनाया गया है ताकि पार्लियामेंट इसे दोबारा से मंजूर ना कर सके। और इस फैसले से नवाज शरीफ की नाअहली के खात्मे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके नाअहली को 5 साल तक कर चुकी है। जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली ज़फ़र ने इस पर रद्दअमल देते हुए कहा कि आइनी तरमीम के बगैर अपील का हक नहीं दिया जा सकता और अब कौमी असम्बली नहीं है तो आइनी तरमीम भी नहीं हो सकती। इस फैसले के बाद 90 दिन में इलेक्शन कराने के फैसले को हतमी शक्ल मिल गई है। जबकि इससे कुछ देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकती, कानून बनाना मुकन्नना का काम है। अहम बात यह है कि जिस तरीके से इस कानून के खिलाफ दरख्वास्तों पर समातें हुई हैं और जिस टाइमिंग के साथ ये फैसला सुनाया गया है वो काफ़ी दिलचस्प है। 29 मई को चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त पर समाअत शुरू की तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान रोस्टम पर आ गए और उन्होंने बेंच को आगाह किया कि सुप्रीम कोर्ट के नज़रसानी के कवानीन मंजूर हो चुके हैं, नज़रसानी के कवानीन का इतलाक जुम्मे से हो चुका है। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट नज़रसानी एक्ट पर दस्तखत भी कर दिए है। सुप्रीम कोर्ट नज़रसानी एक्ट की शिक 2 में आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत फैसले के खिलाफ अपील का हक दे दिया गया है। इस कानून साजी का इतलाक माजी से भी होगा। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिबाज दिए कि इसीलिए इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है, जबकि चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए रिबाज दिए कि यह तो बहुत दिलचस्प है, हम 184(3) के फैसले पर नज़रसानी के तकाज़ों को समझते हैं, इसकी ज़रूरत भी है और हमारे फैसले भी हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमाज दिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में हुकूमत ने नया अदालती दायरा इख्तियार बना दिया था। हुकूमत ने अदालत के इंतजामी उमूर में भी मुदाखलत की कोशिश की थी। हमें खुशी है कि मौजूदा कानून सिर्फ 184(3) के बारे में है, यानी पहली समाअत में ही चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुकाबले में इस कानून को बेहतर करार दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को अदालत एक अरसे से मुअत्तल करके बैठी है। खुद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस के मुतालबे के बावजूद भी उस कानून पर फैसला नहीं सुनाया। बहरहाल इस समाअत के बाद अदालत ने केस की मज़ीद समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। मगर दिलचस्प बात यह है कि 7 जून को चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त और रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों को एक साथ उसी बेंच यानी चीफ जस्टिस उमर बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के सामने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। हालांकि रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ अलग से दरख्वास्तें पहले ही दायर हो चुकी थी और जब समाअत शुरू हुई तो सेनेटर अली ज़फ़र, जो इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त के खिलाफ दलाइल देने के लिए मौजूद थे, अदालत ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ दलाइल देने की उन्हें हिदायत कर दी, इस हकीकत के बावजूद कि वो खुद इस केस में दरख्वास्त गुजार ही नहीं थे। और जब अली ज़फ़र ने इस मामले पर दलाइल दिए तो अटॉर्नी जनरल ने एतराज़ उठा दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त गुजार ज़ाती हैसियत में है, अगर अली ज़फ़र को केस में फरीक बनना है तो दरख्वास्त डाल दें। लेकिन अटॉर्नी जनरल के एतराज़ करते ही दरख्वास्त गुजारों ने बैरिस्टर अली ज़फ़र के दलाइल अपना लिए। अब आम बात यह है कि जब इलेक्शन कमीशन के वकील ने इस केस की आखिरी समाअत के दौरान दलाइल देने की कोशिश की तो अदालत ने उन्हें रोक दिया और कहा कि वह इस मामले में फरीक नहीं है, यानी तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र इस केस में फरीक नहीं थे, लेकिन उन्हें सुना गया और इलेक्शन कमीशन जिसकी अपील का इस कानून से बराह रास्त ताल्लुक था उन्हें दलाइल देने से रोक दिया गया और कहा गया कि आप जो कुछ देना चाहते हैं तहरीरी तौर पर दे दें। जबकि अली ज़फ़र ने पहले बगैर किसी दरख्वास्त के इस केस में दलाइल दिए और फिर 14 जून को तहरीक इंसाफ की अचानक इस केस में दरख्वास्त मंजूर की गई और फिर बाकायदा अली ज़फ़र ने इस दरख्वास्त के तहत दलाइल देना शुरू कर दिए। जबकि दिलचस्प बात यह है
कि इस दूसरी समाअत के दौरान भी इस कानून से मुतालिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने हुकूमत की तारीफ की थी और रिमार्क्स दिए थे कि इस कानून में आर्टिकल 184(3) से मुतालिक अच्छी तरामीम है। सिर्फ एक गलती इन्होंने ये की है कि आर्टिकल 184(3) पर नजरसानी को अपील करार दे दिया है। अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे कि क्यों हुकूमत ने गलती की। अच्छी बात यह हुई है कि हुकूमत और हुकूमती इदारों ने कानून के मुताबिक चलने का फैसला किया है। आज हुकूमत की सोच रियाजी की बुनियाद पर नहीं, कानून और हकाइक पर है। हुकूमत की अच्छी कानून साजियों को हम सराहते हैं। फिर 19 जून को इस बेंच ने इस केस से मुतालिक फैसला महफूज किया और फिर 53 दिन बाद उसी कानून को आज कलअदम करार दे दिया, जिसकी कुछ तरामीम को चीफ जस्टिस अच्छा करार दे रहे थे। ये क्या मामला है, सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से क्या चलता रहा है और इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट के किन फैसलों को हतमी सूरत मिल जाएगी और इसका फ़ायदा किसको होगा, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर रिपोर्टर्स मतीउल्लाह जान और हसनात मलिक। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मतीउल्लाह जान साहब, हुकूमत के लिए नवाज शरीफ साहब पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना इसका, मगर वो ये भी कह रहे हैं कि जी बाकायदा तौर पर इंतजार किया गया कि पार्लियामेंट चली जाए और रिस्पॉन्ड ना कर सके, कुछ ना कर सके। क्या मकसद लगता है आपको अचानक 53 दिन बाद महफूज फैसला सुनाया जाना जबकि पार्लियामेंट तहलील हो गई है? देखिए, शायद सुप्रीम कोर्ट भी समझती है कि नवाज शरीफ को कानूनी तौर पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर सियासी तौर पे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है इस फैसले के ज़रिए। क्योंकि अगर नवाज शरीफ 62(1)(f) की ताहयात नाअहली के हवाले से पार्लियामेंट की नई कानूनी साजी का फ़ायदा उठा भी लेते हैं, जो कि अब सिर्फ 5 साल की नाअहली होगी, जो 5 साल गुजार चुके हैं, इसके बावजूद भी वो स्टिग्मा, वो जो दाग है वो बरकरार रहेगा, क्योंकि वो अपनी सज़ा पूरी करके 5 साल की मुद्दत पूरी करके दोबारा सियासत में आएंगे और उनके सियासी मुखालफिन बजा तौर पे ये कह सकेंगे कि ये एक सज़ा याफ्ता शख्स हैं और उनको कोई रोक नहीं सकेगा। तो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने बहुत ही एक सख्त वार किया है, जिसका असर बराह रास्त नवाज शरीफ पे सियासी तौर पर होगा और उनको स्टिग्मेटाइज किया गया है। क्योंकि अगर ये नज़रसानी एक्ट तस्लीम कर लिया जाता, जो करना भी चाहिए था, वो आगे जाके भी हम बात करेंगे, तो फिर उसमें ये होता कि जो फैसला अकामा वाले केस में नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ आया था, उसके ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर हो सकती थी और लार्जर बेंच उसको सुनता, मुख्तलिफ जजेस उसको सुनते और वो जो दाग था वो धुल सकता था। तो ये एक मामला है। जहाँ तक पार्लियामेंट का ताल्लुक है, यकीनी तौर पर इस वक्त का इंतखाब किया गया, इंतज़ार किया गया हुकूमत के जाने का, पार्लियामेंट के जाने का, और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने एक ऐसे वक्त में, मैं समझता हूँ ये एक पीछे से किया गया वार है कि जब पार्लियामेंट जो है अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी करके जा रही थी। हसन मलिक साहब, आप बताइएगा, आपके ख्याल में सियासी पहलू ही है या और भी वजूहात हैं? ये फैसला अचानक आना, 53 दिन तक महफूज रखना, फिर पार्लियामेंट के जाने के बाद अनाउंस किया जाना, जबकि चीफ जस्टिस की अपनी मुद्दत कोई 1 महीना 5 दिन की रह गई है। देखें शाहजेब, ये जो फैसला है ये उस माइंड सेट को रिफ्लेक्ट कर रहा है जो जुडिशरी में है कि जो समझता है कि पार्लियामेंट नहीं हम सुप्रीम हैं। कहते तो वो जजेस हैं कि आइन सुप्रीम है, आइन वो है जो हम जिसकी तहरीर करें, जैसे उन्होंने 63A में भी तहरीर की है। इसी तरह इस केस में भी अगर आप देखें तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इन जजेस जो एक माइंड सेट के जजेस ने केस सुना, वो जजेस जिन्होंने हमेशा पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात की, पार्लियामेंट के कवानीन को अहमियत दी, उनको इस बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। ये वो जजेस जो समझते हैं, और उन्होंने आज फैसले में भी डिक्लेयर कर दिया कि हमारे जो रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो जजेस एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे बनाते हैं, वो जो एक सिंपल कानून है उससे अबव हैं और उनकी अहमियत ज़्यादा है। तो ये अब इससे अंदाज़ा लगा लें, अमूमन हम सुनते थे कि आइन है, उसके बाद कानून, लॉ है, फिर रूल्स आते हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारे रूल हैं वो आम लेजिस्लेशन से अबव हैं, उनको अबव जाना जाए। तो ये इससे रिफ्लेक्ट होती है जो जुडिशल एरोगेंस जो है। बाकी मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने इससे लेजिस्लेशन से जो फ़ायदा उठाना था वो उठा लिया। उनका मकसद ये था कि जो इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त यही बेंच सुन रहा था कि 14 मई को इंतखाबात नहीं हुए थे और उस पर इलेक्शन कमीशन ने जो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की थी, तो वो टाइम स्पेंड करना, और उन्होंने इस पे टाइम जो है वो अपना स्पेंड कर लिया। बाकी इस जो कानून का जो अल्टीमेट जो है विक्टिम वो पार्लियामेंट हुई है। और मेरा ख्याल है कि ये सारे वो फैसले हैं जो 17 सितंबर के बाद इनको किसी न किसी तरह ये रिविजिट होंगे, और वो जजेस जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को जो है वो यकीन रखते हैं या वो समझते हैं कि जो कानून पार्लियामेंट बनाए उसको किसी न किसी तरह सिक्योर किया जाए, रीडाउन किया जाए,
वो अगर कोई उसमें गलती भी है तो वो जजेस जो हैं वो मेरा ख्याल है ड्राइविंग सीट पे आएंगे। ये वो जजेस जो हम देख रहे हैं 2009 से जिन्होंने पार्लियामेंट को हमेशा दबाया है, और जहाँ मुक़्तदर हलकों और इस्टेब्लिशमेंट के कुछ मामलात की बात होती है उन कवानीन के हवाले से ये कहते हैं कि हम उन कवानीन की वायरिस को नहीं देखना, लेकिन जब अपने हवाले से आता है, अगर आपने रूल्स में ये नहीं सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में तब्दीली करनी थी और रिव्यू के स्कोप को वाइडन करना था, हर कोई कह रहा था, इवन साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने भी कहा कि 184(3) के जो केसेस हैं इनमें हमें जो है वो अपील का हक दिया जाए, तो बेहतर होता कि आप रूल में तब्दीली लाते। 3 साल जब सुप्रीम कोर्ट की मीटिंग ही ना हो, रूल्स के हवाले से बार जो है वो रिक्वेस्ट करें, आप उस हवाले से कोई जो है वो नजरसानी ना करें, तो अगर पार्लियामेंट ने किया है और पार्लियामेंट के पास इख्तियार भी है तो आप कहते हैं जी पार्लियामेंट ने कैसे कर दिया। और अल्टीमेट मेरा ख्याल है इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे भी इफेक्ट होगा। अगर इसी माइंड सेट के जजेस जो 8 जजेस बैठे हैं उस केस को सुन रहे हैं, उन्होंने भी यही फैसला देना है कि जी ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है, क्योंकि हमसे पूछा नहीं गया, हम खुद करें तो ठीक है लेकिन पार्लियामेंट ये काम नहीं कर सकती। मगर मतलब साहब जैसे आप कह रहे थे कि ज़ाहिर ये कानून अहम था, आप पहले जवाब में कह रहे थे 35 दिन बाद चीफ जस्टिस साहब को चले जाना है, तो क्या सिग्निफिकेंस क्या है, क्या अहमियत हो सकती है इस बात की, क्योंकि बाद में तो ये जो भी कानून है, जो भी मामलात हैं, जस्टिस फाइज साहब चीफ जस्टिस बन जाएंगे। जी हाँ, अब इसमें अहम बात इसकी है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मुस्तकबिल क्या है। क्या जो 8 जजेस हैं उन 8 जजेस के अंदर ये 3 मारूफ जजेस भी शामिल हैं जिन्होंने पहले ही अपना माइंड दे दिया है पार्लियामेंट के अख्तियारात के हवाले से। तो पहली बात तो इन 3 जजेस की उन 8 जजेस के बेंच में जो मौजूदगी है उस पर यकीनन एक एतराज़ बनता है, और अगर ये अपने इसी माइंड के साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के 8 जजों के बेंच में भी बैठते हैं तो ऑब्वियसली लगता ये है कि अब उसका फ़ैसला भी जल्दी होगा। अगर उसका फ़ैसला नहीं हो पाता किसी भी तरह तो ऑब्वियसली चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अगर आते हैं तो वो उस बेंच को बीइंग अ मास्टर ऑफ द रोस्टर, क्योंकि यही 3 जजेस कहते हैं कि चीफ जस्टिस बेंच बना भी सकता है उसमें, तो फिर ऑब्वियसली जस्टिस फाइज ईसा को कुछ इक़दाम ज़रूर उठाने पड़ेंगे। और उस बेंच में से अगर चीफ जस्टिस निकलते हैं या वो 2 जजेस भी निकलते हैं कि जो पहले ही अपना माइंड दे चुके हैं, तो उस बेंच को तश्कील नो करके अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बहाल हो जाता है तो उसके बाद मेरे ख्याल में ये तमाम चीज़ें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के केस के अंदर दोबारा से बहाल हो सकती हैं, जिसमें नज़रसानी का जो हक है उसको अपील की तरह भी सुना जा सकता है, जैसे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के कानून में दिया गया है। मगर अगर उस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है तो ऑब्वियसली फिर ये मामला नज़रसानी के मरहले पर, जैसे कि असनात मलिक ने भी कहा, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में आएगा और नज़रसानी के मरहले पर फिर ये बड़ी दिलचस्प बात होगी, ये देखना होगा कि दूसरे तमाम फैसलों की तरह क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुताबिक नज़रसानी की दरख्वास्तें सुनी जाएंगी, यानी कि लार्जर बेंच होगा, या फैक्ट्स इन लॉ के दोनों के ऊपर दोबारा से बहस हो सकेगी, या फिर मौजूदा जो नज़रसानी का एक महदूद अख्तियार है उसके मुताबिक सुनी जाएगी। शाहज़ मैं एक बात यहाँ ज़रूर करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि आइन का आर्टिकल 188 जो है वो नज़रसानी का जो हक़ देता है उसमें जो है कोई तब्दीली नहीं की गई और सिर्फ आइन में तरमीम चाहिए। हालांकि आइन का 188 जो नज़रसानी का हक़ देता है या 185 जो अपील का हक़ देता है, उनमें सिर्फ ये 2 लफ्ज़ लिखे गए हैं, रिव्यू और अपील। उनके स्कोप को आइन ने डिफ़ाइन नहीं किया, स्कोप को हमेशा कानून डिफ़ाइन करता है, और जब कानून की डेफिनेशन की बात आती है तो आइन ये अख्तियार पार्लियामेंट को भी देता है और कुछ जगहों पर सुप्रीम कोर्ट को रूल्स के तहत देता है। पार्लियामेंट का जो अख्तियार है वो पहले लिखा हुआ है, इवन के 191 में भी और 188 और 185 में भी, कि पार्लियामेंट भी जो है तय कर सकती है अपील और रिव्यू का स्कोप, और फिर उसके बाद रूल्स आते हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट को शायद अपने रूल्स जो हैं ज़्यादा सुपीरियर लगते हैं, मासिवाए एक केस में कि जब वो हुकूमती रूल्स के आगे सरबसजूद हो जाते हैं, और वो केस है फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग फाउंडेशन के जो सरकारी मुलाजमों के जो रूल्स हैं, वहाँ पर फिर 2-2 प्लाट जब लेने होते हैं तो उस वक्त सरकार के रूल्स जो हैं वो हायर पेडेस्टल पे हो जाते हैं, और उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन के जो तकाजे हैं कि प्रेसिडेंट जजों की मुराद तय करता है, वो फिर लोअर पेडेस्टल पे चले जाते हैं। और असद साहब, जब आप भी कह रहे हैं कि ज़ाहिर 35-36 दिन बाद आ जाएंगे जस्टिस फाइज ईसा साहब, तो ये क्या मामला असल में ऐसे मुतादिद केसेस का है जो एक ही जैसे बेंच बनाकर किए गए, जिनके रिव्यू और अपील में मामला खुल सकते थे, बड़ा बेंच बनता तो मामला हो जाता है, और क्या कलअदम करने से वो ख़तरा ख़त्म हो गया या वो अभी भी बरकरार है?
देखें, एक तो शाहजेब साहब हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड फ्यूचर एक्ट जब से इनेक्ट हुआ तो जस्टिस काजी फाइसा तो समझते हैं जो बेंचेस बन रहे हैं ये गैर आइनी हैं और वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं है। मे भी ये मामला आए कि ये जितने फैसले 2 महीने में 3 महीने में किए गए, क्या इनकी कोई लीगल हैसियत है? अगर मेजॉरिटी जजेस ये सारे ही फैसले जो हैं इस बुनियाद पे कि जी बेंच ही सही प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट नहीं थे और ये सारे फैसले ही कलअदम हो जाएं तो मामला कुछ कहीं और जो है वो ये सारा चीज़ इसकी ज़रूरत बहस ही ख़त्म हो जाएगी। बाकी मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब ने जो ज़्यादती की है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के वो माइंड सेट जिसने जो है पार्लियामेंट को हमेशा नीचे रखा और अपने जो है वो कि जी हम अबव हैं, हम अगर करें तो ठीक है, उन्हीं को बार बार उन जजेस को बिठाया। वो जजेस जैसे अतर मिनल्ला हैं और जैसे मंसूर अली शाह हैं उनको नहीं बिठाया किसी बेंच में। दूसरा, जब अब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जी स्कोप जो है रिव्यू का नहीं बढ़ सकता, ये माजी 1935 से जो है रिव्यू ऐसे ही चल रहा है, तो वहाँ हम ये भी देख रहे हैं कि ये आर्टिकल 184 या 100 मोटो की जुरिडिक्शन का इस्तेमाल है, ये भी 10-12 साल में ही ज़्यादा बढ़ा है। 5 मिनट में तायाज एक सियासतदान को नायल कर दिया जाता है, अपील का हक नहीं होता। आप चीनी से लेके समोसा से लेके हर चीज़ की कीमत आपने 184(3) में जो है वो उसकी तय की है, तो लेकिन अपील का हक नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है आफ्टर लायर्स मूवमेंट 184(3) को जिस तरीके से इस्तेमाल करती रही है उसमें अगर नज़रसानी की स्कोप बढ़ा दिया जाए और अपील बढ़ाया जाए तो तभी जो है वो अपील का हक दिया जाए, तब जो है वो आप कह सकते हैं कि ये फेयरनेस है और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हुई है। अदरवाइज तो मेरा ख्याल है कि कोई फ़ायदा नहीं है। जो फिर ये है कि अब आज जैसे इजाज़ुल एहसन साहब ने अपनी जजमेंट में कहा कि जी हम फेयरनेस अपनी शो करते हैं, ड्यू प्रोसेस जो है वो हमारे ही होती है, 184(3) में जो भी फैसले करते हैं उसमें रिस्पॉन्डेंट को नोटिस होता है, लेकिन अपील एक बेसिक हक है, आईनी हक है कि हर के जो फैसला होता है उसमें अपील का। लेकिन क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो 184(3) में फैसला है उसमें ना अपील है, नज़रसानी की भी आप एक्सपेंड नहीं कर रहे, और क्या वजह है कि आप मखसूस ही जजेस को बार बार बिठा रहे हैं? क्या वजह है कि फुल कोर्ट क्यों नहीं चीफ जस्टिस साहब ने बनाया आपने पूरे टेनोर में? और इल्ज़ाम ये होता है कि जी नहीं वो जजेस खुद बैठना नहीं चाह रहे। मेरा ख्याल है अगर फुल कोर्ट सही तरीके से बाकायदा एक इनफॉर्मल फुल होता तो बिल्कुल इस मामले में जो है वो कोई ना कोई फैसला अच्छा आता। इसी तरह फुल कोर्ट मीटिंग 3 साल से नहीं हो रही, उसका कोई जवाब नहीं है कि अगर आप कहते हैं जी हम रूल्स में तब्दील करें और रूल्स ही ठीक करें तो रूल्स आप क्यों नहीं तब्दील करते? 3 साल से आप मीटिंग क्यों नहीं बुला रहे? किसने रोका है आपको? और अगर पार्लियामेंट वही काम करे तो आप कहते हैं जी पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें जो माइंड सेट जो हम देख रहे हैं 10-12 साल से जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे गालिब है, ये बज़ाहिर लग रहा है कि 1.5-2 महीने बाद ये जो है ये माइंड सेट का खात्मा होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया राज़िल मतीउल्लाह जान साहब की। इसके अलावा हसनात मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम में शामिल करते हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान तोशाखाना केस में जेल में कैद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समातें हो रही हैं, लेकिन मुतादिद दूसरे केसेस में भी उनकी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। कल 2 नैब केसेस में चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत खारिज हो गई थी और आज 7 केसेस में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उनकी जमानत खारिज कर दी है। कल नैब के जिन 2 केसेस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत खारिज हुई थी उनमें से एक केस 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक है और दूसरा केस तोशाखाना के तहफ़ से मुतालिक है। और आज जिन 7 मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई की जमानत खारिज हुई है वो सारे केसेस 9 मई के वाक़यात से मुतालिक हैं। आज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने इल्तवा मांगा तो जज ने रिमांस दिए कि आप मेरा हाल जज हुमायूं दिलावर जैसा अदा करें और दलाइल शुरू करें। तो सलमान सफदर ने जवाब दिया कि आप हुमायूं दिलावर नहीं हैं, आपने हम पर बहुत मेहरबानियां की हुई हैं, मेरे मौक्किल को एक पेशी के लिए इस्तिस्ना दिया जाए, वो एक मुकदमे में सजा की वजह से जेल में हैं और पेश नहीं हो सकते। तकनीकी बुनियादों पर अबूरी जमानत मनसूख ना की जाए। अदालती हुक्म पर हिरासती और सजा याफ्ता मुल्जिमान रोजाना पेश किए जाते हैं। दरख्वास्त गुजार को भी जेल से तलब कर लिया जाए तो जज ने रिमांस दिए कि सजा याफ्ता कैदी नहीं पेश होते। बैरिस्टर सलमान सफदर ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को किसी नए मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म दे रखा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस अदालत में पेश होना चाहते हैं तो जज ने उनसे कहा कि जब आपके मौक्किल बाहर थे तो अदालत आते ही नहीं थे, आप तो किसी MPA या MNA के प्रोडक्शन ऑर्डर्स ही जारी नहीं करते थे। इस दौरान प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ऐसा कोई भी कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं है कि जिसके तहत किसी सजा याफ्ता मुजरिम को बुरी जमानत के लिए अदालत में पेश किया जाए। फिर खुद जज ने रिमांस दिए कि हम तो सजा याफ्ता का ट्रायल भी जेल में ही करते हैं। तो प्रोसिक्यूटर ने मजीद कहा कि अगर मुल्जिम अदालत में ना आए तो अदम पैरवी पर जमानत खारिज कर दी जाती है, लेकिन
अगर कभी इम्कान हो कि मुलजिम की सज़ा 2 दिन बाद मुअत्तिल हो जाएगी तो ये जवाज़ मुनासिब नहीं है। अदालत इस वक्त अदम पैरवी पर जमानत खारिज कर दे। जब मुलजिम की सज़ा मुअत्तिल हो जाएगी और वो जेल से बाहर आ जाएगा तो बुरी जमानत का हकदार होगा। इसके बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया और फिर कुछ देर बाद अदम पेशी पर 7 मुकदमात में चेयरमैन PTI इमरान खान की जमानत खारिज कर दी। दूसरी जानिब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बार फिर चेयरमैन PTI को जेल में सहूलियात की फराहमी और अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब से सवाल किया कि चेयरमैन PTI के वकला का कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने अडियाला जेल भेजने का कहा, मगर आपने अटक जेल भेज दिया। अडियाला जेल से अटक जेल मुंतकली का फैसला किसका था? तो पंजाब हुकूमत की जानिब से चेयरमैन PTI की अटक जेल मुंतकली का खत अदालत के सामने पेश किया गया और बताया गया कि यह फैसला पंजाब हुकूमत का था। तो चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि एक चीज़ बताएं कि क्या वकला मुल्जिमान से नहीं मिल सकते? तो पंजाब हुकूमत के वकील ने जवाब दिया कि 7 अगस्त को एक वकील चेयरमैन PTI से मिले। वकील साहब ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकालतनामे पर दस्तखत कराए। इस पर चीफ जस्टिस ने मजीद पूछा कि क्या सिर्फ वकालतनामे पर दस्तखत कराने के लिए वकील अपने क्लाइंट से जेल में मिल सकता है? वकला को मुलाकात की इजाज़त ना देना तो अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी जो तौहीन अदालत में आएगा। तो पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि 7 अगस्त को हमने मिलने की इजाजत दी, लेकिन 8 और 9 अगस्त को ये देर से पहुंचे। चीफ जस्टिस ने पूछा कि सुबह 8 बजे से 2 और 3 बजे तक भी मुलाकात हो सकती है, क्या ऐसा ही है? तो पंजाब हुकूमत के वकील ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल इसी तरह ही है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अगर वकील किसी और केस में मुलाकात के लिए जेल जाना चाहे तो तरीके से मुलाकात होनी चाहिए, पर्चे ना हो। चेयरमैन PTI बड़ी पार्टी के लीडर, साबिक वजीर आजम और साथ ही सजा याफ्ता हैं। दोनों चीज़ों को इकट्ठे लेकर चलना है। जो हुकूक चेयरमैन PTI इमरान खान के हैं वो उन्हें मिलने चाहिए। इस दौरान शेर अफजल मरवत ने कहा कि 48 घंटों में इन्होंने जेल में क्लास का फैसला करना था जो नहीं किया गया। सबसे पहले मरहले में ये ट्रायल जज का काम था। रूल्स के मुताबिक ट्रायल कोर्ट, सुप्रिटेंडेंट जेल और DC अथॉरिटी हैं। ये कह रहे हैं कि अडियाला जेल में कैदी ज़्यादा हैं, हालांकि यहाँ सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छी है, यहाँ B क्लास भी है और मेडिकल सहूलियात भी अटक जेल से ज़्यादा हैं। किस कानून के तहत इन्होंने चेयरमैन PTI को अडियाला की बजाय अटक जेल में मुंतकिल किया? पाकिस्तान की तमाम जेलों में कैदी जगह से ज़्यादा हैं। अब ये कह रहे हैं कि एक चेयरमैन PTI की वजह से जेल में जगह बढ़ जाएगी। इस मौके पर पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि हमने 5 डॉक्टर्स जेल में इनके लिए रखे हुए हैं। तो शेर अफजल मरवत ने कहा कि नवाज शरीफ के केस में डॉक्टर अदनान रोज़ाना उनके पास जाते थे। इस पर चीफ जस्टिस ने पंजाब हुकूमत के वकील से पूछा कि आप बता दें कि नवाज शरीफ के हाई प्रोफाइल केस में क्या पोजीशन थी? तो वकील ने जवाब दिया कि इस वक्त मुझे इस बारे में नहीं पता। इस दौरान अदालत ने सवाल उठाया कि अगर कोई अपने ज़ाती मौलिक से चेकअप कराना चाहे तो उसका क्या तरीक़ाकार है? मुलाकात और सहूलियात का मामला है, मैं इस हवाले से ऑर्डर कर दूंगा। तो पंजाब हुकूमत के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर अदालत हफ्ते में 1 या 2 दिन रख दे और वक्त मुकर्रर कर दे तो ठीक है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर 1-2 लोग भी जाना चाह रहे हैं तो फिर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल नहीं होती। चेयरमैन PTI के वकील शेर अफजल मरवत ने कहा कि कल उन्होंने बुशरा बीबी की मुलाकात कराई, फिर मुझे कहा कि एक दिन में एक मुलाकात हो सकती है। आपके सॉफ्ट अल्फाज से ये समझने वाले नहीं हैं। हम चेयरमैन PTI को जेल में कुरान पाक देना चाह रहे हैं, किताबें देना चाह रहे हैं, मगर ये वो भी नहीं देने दे रहे हैं। तो पंजाब हुकूमत के वकील ने जवाब दिया कि चेयरमैन PTI के पास कुरान पाक भी है और जाय नमाज भी है। चेयरमैन PTI के खाने के लिए अलग बावर्ची रखा है, अलग बर्तन रखे हैं, एक मेडिकल ऑफिसर और एक DSP खाना चेक करता है, फिर चेयरमैन PTI को दिया जाता है। इस पर चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए रिमार्क दिए कि फिर कहूँगा कि माजी करीब में एक हाई प्रोफाइल कैदी को यह सहूलत थी या नहीं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि हफ्ते में अगर 2-3 बार मिलना हो तो इसमें क्या मुज़ायका है। इस दौरान चेयरमैन PTI इमरान खान के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चेयरमैन PTI की फैमिली को यह खदशा है कि उनको जहर दिया जा सकता है। तो चीफ जस्टिस ने पंजाब हुकूमत के नुमाइंदे से कहा कि डॉक्टर साहब याद रखिएगा, चेयरमैन PTI आपकी हिरासत में है, जिम्मेदारी जेल सुप्रिटेंडेंट की है। इसके बाद समाअत मुलतवी करते हुए चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि मुनासिब ऑर्डर पास कर देंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।